Hello, my dear friends. Welcome to Adda 24/7. Since RBI Grade B 2025 notification is out, बहुत सारी queries pour in हो रही हैं about NABARD Grade A. होनी भी चाहिए because we know from the previous trend कि NABARD और RBI का एग्जाम आसपास ही कंडक्ट किया जाता है. So on your demand मैं यहाँ पे लेके आई हूँ NABARD Grade A 2025 all details video. एक छोटी सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ about the pattern of NABARD Grade A, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आपको रेफ़र करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सब भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में. और ऑफ कोर्स मोटिवेशन दूंगी आपको इस वीडियो में मैं थ्रू नॉट ओनली द सैलरी बट ऑल्सो द वर्क प्रोफाइल. ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पे बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट जो हम आपको देते हैं. एंड फ्री कंटेंट के अलावा सारे वंडरफुल कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रहे हैं नाउ डेज. एज इन सितंबर की शुरुआत में आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये अच्छे अच्छे ऑफर्स लग के. ठीक है, तो मैं शुरू करना चाहूँगी आपका आज का वीडियो अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न की. सो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इफ़ वी सी, तो ये पेपर भी IBPS ही कंडक्ट करता है. RBI ग्रेड बी जो है वो एक मैनेजरियल लेवल पोस्ट है, लेकिन नाबार्ड ग्रेड ए इज असिस्टेंट मैनेजर. तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर है, ग्रेड बी मैनेजर है, उसके ऊपर जाते हैं ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे ऊपर जाते रहते हैं आप. तो ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न काफ़ी हद तक RBI से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है, मैनेजर से नीचे रहता है, तो पेपर का लेवल और पैटर्न थोड़ा सा इजी बनाया गया है. ठीक है, दिस इज फॉर दोज जो एक जेन्युइन कंपैरिजन जानना चाहते हैं. जो सिर्फ नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर कोई बेसलाइन है ही नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट. डायरेक्टली आप यहाँ का पैटर्न समझिए. तो जो फेज 1 है आपके पेपर का, अगर मैं उसकी बात करूँ तो फेज 1 ऑफ नाबार्ड कंसिस्ट्स ऑफ 8 सब्जेक्ट्स which includes reasoning, English, computer knowledge, quant, decision making, GA, economics and social issues, ESI कहते हैं हम इसे, and ARD, agriculture and rural development. दोनों में emphasis rural India पे किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, which means कि अगर कोई schemes या अगर कोई developments rural India से pertaining होगी तो वो ज़्यादा important रहेंगी. अब कमाल की बात है इस पेपर में जो स्ट्रक्चर दिया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स का. जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग आता है जी 20 नंबर का, इंग्लिश आता है 30 का, कंप्यूटर 20 का, क्वांट 20 का, डिसीजन मेकिंग को 10 नंबर ही दे दिए. जीए दिया गया है 20 नंबर, जबकि ESI ARD को दिए गए हैं 40 नंबर ईच. तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर है. 200 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन इन 200 सवालों के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट. तो ये पैटर्न तो ओवरऑल RBI जैसा हो गया है ना. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. विच मीन्स कि अगर आप सिर्फ रीजनिंग में फेल हो गए तो आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा. मान लीजिए इंग्लिश में फेल हो गए, बाकी सब में बहुत बढ़िया नंबर है, आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा. हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल मार्क्स आपको लेने हैं ताकि आप फेल ना करो सेक्शनल कट ऑफ को. सेक्शनल कट ऑफ यूजुअली जो आपके जो ओवरऑल लिमिट है मार्क्स की, जैसे 20 मार्क्स है, तो इसकी समवेयर 30% रहती है. 30% इज अ सेफ स्कोर. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर आपका 20 नंबर का पेपर है तो 6 नंबर तो मिनिमम आपको लेने ही होंगे. इसके ऊपर जितने मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है. तो एक आपको क्लियर करनी है सेक्शनल कट ऑफ, एक आपको निकालनी है मेरिट कट ऑफ. अब ये मेरिट क्या है जी? मेरिट विल इंक्लूड GA के नंबर, ESI के नंबर और ARD के नंबर. मतलब GA के 20, ESI के 40, ARD के 40, यानी 100 नंबर आपको यहाँ पे जो किंग सब्जेक्ट्स कहते हैं हम इनको, मेरिट सब्जेक्ट्स, इनके बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं. इसमें से भी आपको अलग कट ऑफ निकालनी है. वो कितनी रहती है? मैं कहूँगी टारगेट आप मिनिमम 50% का लेके चलिए. 100 में से 50 तो लेने ही लेने हैं आपने. क्लियर हुआ? ये है जी आपका फेज 1 का पैटर्न. अब इस पैटर्न को आपको इस तरह से तैयार करना है कि आपकी तैयारी भी सारे सब्जेक्ट्स की हो जाए, लेकिन फोकस फिर भी GA, ESI, ARD पे रहे. ठीक है जी. अब मैं आपको बताती हूँ फेज 2 का पैटर्न. फेज 2 का जो पैटर्न है, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक जो पैटर्न है वो सेम है RBI की तरह, बट सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे. यहाँ पे आपको 2 पेपर्स देने हैं. एक है इंग्लिश का पेपर जिसको हम पेपर 1 कहते हैं, दूसरा है पेपर ESI प्लस ARD, मतलब एक कंबाइंड पेपर है ESI ARD का, इसे हम कहते हैं पेपर 2. ये 100 मार्क्स का पेपर है जी, डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंटायरली, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे 100 नंबर में
राइटिंग इंग्लिश ऑनलाइन राइटिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन आपको पेपर लिखना पड़ेगा, विच विल इंक्लूड 1 essay, 1 लेटर और इट कैन बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर प्रेसी राइटिंग। तो 4 चीजों में से कोई भी 3 पूछी जा सकती है, एग्जैक्टली सेम है आरबीआई की तरह। ठीक है, एसे, प्रेसी, लेटर, आरसी, इनमें से कुछ भी 3 सवाल आते हैं। यूजुअली इसमें एसे, लेटर और आरसी आ जाता होता है। ठीक है, प्रेसी आरबीआई पूछता है यूजुअली, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये इंग्लिश का पैटर्न है। अब आते हैं ईएसआई एआरडी पे। 50 नंबर का एमसीक्यूज वाला पेपर जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, 50 नंबर का राइटिंग वाला पार्ट यानी जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहते हैं। एमसीक्यूज जो है 50 नंबर के जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। यूजुअली ये 30 क्वेश्चंस होते हैं, कोई 2 नंबर का, कोई 1 नंबर का। और डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे आपको लिखने पड़ते हैं 4 सवाल के आंसर्स। मिक्स्ड है जी ईएसआई एआरडी का पेपर, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक का ये गुड मिक्सचर है। अब आप समझे कि इन्होंने क्यों किंग बना दिया फेज 1 में ईएसआई एआरडी को। जीए तो वैसे ही करंट अफेयर्स एडिशनल नंबर दे दिए, पर ईएसआई एआरडी जो फेज 1 में पढ़ के आओगे सेम सिलेबस आपका यहाँ यूज होगा। फर्क क्या है, यहाँ डेप्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे आप साथ में आंसर राइटिंग भी कर रहे हो। दिस इज फेज 2 और फेज 2 के ही मार्क्स काउंट होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में। तो 200 नंबर बन गए टोटल। ये 100 नंबर का पेपर हो गया जी, ये भी 100 नंबर का पेपर हो गया, तो मेरिट लिस्ट बन गई यहाँ पे 200 में से। ये 200 में से आगे बच्चे जाएंगे 50 नंबर का इंटरव्यू देने के लिए, तो 250 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दिस इज द पैटर्न ऑफ द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। मैं कहती हूँ कि जो बच्चे आरबीआई की तैयारी अच्छे से करेंगे वो नाबार्ड के पेपर को देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, बल्कि काफ़ी आगे हैं कंपटीशन में। और जो सिर्फ नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना लेवल जो बाकी आईबीपीएस के पीओ एग्जाम्स या बाकी जो आपके एग्रीकल्चर पेपर रहते हैं उनसे काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा तैयारी के लिए, क्योंकि ये आईबीपीएस की वो बॉडी आईबीपीएस उसके लिए कंडक्ट कर रहा है जो रेगुलेटिंग बॉडी है। नाबार्ड आरबीआई से ही निकला है, तो वहीं से उसका पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। सारे डाउट्स निकल गए आपके पैटर्न को लेके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या आप पेपर दे भी पाओगे। मैम एग्रीकल्चर बोल रहे हो, यहाँ पढ़ना है, मेरी तो एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं है, नाबार्ड को चाहिए भी नहीं। फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए जनरलिस्ट पोस्ट 2 पोस्ट आती हैं जी, एक जनरलिस्ट एक स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट पोस्ट का मतलब है कोई भी डिग्री होल्ड करता है जो ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीई हो, बीसीए हो, सीए हो, कुछ भी आपके पास डिग्री है, लॉयर हो, यू कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, वो जनरलिस्ट है। स्पेशलिस्ट आती ही उनके लिए जिन्होंने हॉर्टिकल्चर में पढ़ाई की है, प्लांटेशन में की है, सिविल में की है, वो अलग पोस्ट है। मैं यहाँ पे जो फोकस रख रही हूँ वो जनरलिस्ट पे रख रही हूँ। स्पेशलिस्ट पे वीडियो तब बनाऊंगी जब मुझे कॉमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में मैंने बता दिया दैट यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स। 60% मार्क्स आपको चाहिए हैं बीइंग अनरिजर्व्ड अगर आप कैंडिडेट हो। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जी 5% का, 55% है तब भी चल जाएगा। अनदर थिंग, इंस्टेड ऑफ बैचलर्स, लेट्स से यू होल्ड विद बैचलर्स यू होल्ड मास्टर्स एज वेल, तो मास्टर्स में आपको चाहिए 50% मार्क्स। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा गया, तो या तो बैचलर्स हो 60% वाली या मास्टर्स हो 50% वाली, दोनों हैं, तो जिसमें हाईएस्ट नंबर है वो कैटर किए जाएंगे, ठीक है जी। मान लीजिए कि आपके पास है जी ग्रेजुएशन की डिग्री विद 58% मार्क्स, यानी 60% पूरे नहीं बने, इनएलिजिबल हो, बट इफ यू हैव अ मास्टर्स अलॉन्ग विद इट, जो मास्टर्स आपकी 55% है तो एलिजिबल हो, क्योंकि मास्टर्स में 50% मिनिमम मांगे गए हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। दिस इज अबाउट द मार्क्स। एज 21 साल चाहिए आपको मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। नाउ दिस एज इज ऑल्सो रिलैक्स्ड, यहाँ पे रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप ओबीसी एप्लीकेंट हो 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, SC ST एप्लीकेंट्स हो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर आप डिफेंस पर्सोनल रह चुके हो, एक्स सर्विसमैन जिनको कहते हैं, तो भी 5 सालों की मिलेगी, कुछ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज माने गए हो तो 10 साल की मिलेगी, ठीक है। तो कास्ट की तो मिलेगी ही, साथ में डिसेबिलिटी की भी मिलेगी आपको, ये जो रिलैक्सेशन है। अदरवाइज जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से बच्चे आते हैं 21 मिनिमम सबके लिए सेम है, 30 अनरिजर्व्ड वालों के लिए है, पर ओबीसी SC ST PWDs इनको रिलैक्सेशन मिलेगी जो हर एग्जाम में मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एज और क्वालिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको लेने पड़ेंगे जी 60% नंबर किसी भी डिग्री में। अब एक और सवाल आता है जब मैं बात करती हूँ 60% की, अबाउट द CGPA, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ सबकी CGPAs आ रही हैं, तो व्हाट अबाउट द परसेंटेज। सो नाबार्ड सेज अगर आपकी परसेंटेज निकाल के दी है आपको आपकी यूनिवर्सिटी में, वी विल एक्सेप्ट दैट,
अगर नहीं निकालते हैं तो यूज आवर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच 6.75 का स्केल जाता है 60% को। 6.75 का स्केल है 60% को, ठीक है। मतलब अगर आपकी सीजीपीए 6.75 से कम है तो 60% बने ही नहीं। बाकी कैलकुलेट कर लेना जितनी भी आपके वही फॉर्मूला से कि 6.75 60% है तो 1 लेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 6.75 है ना, वो जो फॉर्मूला लगता है कि 60 बाय 100, इसमें 6.75 रख दिया, यहाँ पे 100, ऐसे जो कैलकुलेशन है बेसिक वाली वो करके निकाल लेना अपना, ठीक है जी। ये हो गई जी आपकी मार्क्स की कैलकुलेशन। तो मैंने आपको आपकी एलिजिबिलिटी बता दी है, मैंने आपको आपका पैटर्न बता दिया है। अब मैं बात करने वाली हूँ व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जान बहुत लगेगी, एफर्ट बहुत लगेगा, बट इज इट इवन वर्थ? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। नाबार्ड में आप ग्रेड ए मतलब ऑफिसर बनने जा रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हो। नाबार्ड में काम का कल्चर ऐसा है कि आपको लगेगा मैं किसी कॉर्पोरेट में हूँ, लेकिन बर्डन नहीं है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है काम का, क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे किसी के साथ में। इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन जो बाकियों को फाइनेंस करता है। तो आपके पास बैंक से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो नाबार्ड से मदद चाहते हैं। लोग नहीं आते आपके पास काम करने के लिए। तो आपके पास मंडे टू फ्राइडे वर्किंग टाइम रहेगा, यूजुअली 9 to 5 की नौकरी रहती है। प्लस इस सब के साथ में इज्जत तो मिल ही रही है क्योंकि आप एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, और साथ में सैलरी देख लो, CTC इस 24 LPA, ये आपकी कॉस्ट टू कंपनी पड़ती है। मतलब आप कंपनी को कॉस्ट करते हो 2 लाख रुपए प्रति महीने के, लेकिन ऑफ कोर्स डिडक्शंस बहुत सारी आ जाती हैं हाथ में, जैसे NPS कट गया, इनकम टैक्स कट गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 LPA आपके बन जाते हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि इन हैंड सैलरी कितनी है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अराउंड 1 लाख रुपीज़ आप इन हैंड लेके जाते हो। इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सोडेक्सो कूपन्स मिलते हैं आपको, अगर घूमने जाना है उसका अलाउंस मिलेगा, ईयरली अलाउंस कहीं मिलते हैं, होम फर्निशिंग का अलाउंस मिलता है, तो वो चीज़ें अलग हैं। पर 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आप लेकर जाते हो अपने हाथ में, ठीक है। और घर भी देता है इसके अलावा नाबार्ड, ऑफ कोर्स नाबार्ड क्वार्टर्स आर देयर। और ये अभी रिवीजन के लिए ड्यू है, तो मे बी ये बढ़ जाएगी सैलरी। आपको पता ही है सरकारी जब इन्फ्लेशन इंडेक्स किया जाता है तो सैलरी बढ़ती ही है। दिस इज वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर नाबार्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरी बट ऑल्सो द पर्क्स एंड द जो आपको साथ में एक ओहदा मिलता है, और जो जिस तरीके का आप काम करते हो वो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ऑल्दो ये अलग बात है कि पैसा भी बहुत बढ़िया है अलॉन्ग विद द ग्रेड ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और सैलरी देख के और खुशी मिली है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिपरेशन के पिलर्स, 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पिलर्स। मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ अबाउट दी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप लोग एक्चुअली सिंसियरली इंटरेस्टेड हो वो जानने में भी, तो मुझे कॉमेंट करके बताओ दैट यू वॉन्ट अ प्रिपरेशन वीडियो, जो मैं स्पेसिफिकली फोकस करूँगी तैयारी पे कि क्या कब कैसे करना है। मुझे आप लोगों ने नाबार्ड के बारे में पूछा कि वीडियोस बताओ, लेकर आओ, क्या करना है, कब करना है, वो मैं बता दिया, बट तैयारी के निटिग्रिटीज में मैं तब जाऊंगी व्हेन यू विल कमेंट, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन पिलर्स बताने जा रही हूँ। 3 पिलर्स हैं जी। सबसे पहली है गवर्नमेंट स्कीम्स, एवरग्रीन, मतलब हर बार पेपर में आएंगी, आई हैं और आती रहेंगी आगे भी जाके। तो आपको जो स्कीम्स न्यूज़ में चल रही हैं उनको तैयार करना है, चाहे वो पुरानी है या वो नई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको कुछ जो रूरल एरियाज़ की स्कीम है, जैसे मनरेगा रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्रीकल्चर की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही है, वो तो पढ़ ही लो बहुत अच्छे से। पहला पिलर है गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके बिना पेपर नहीं निकलेगा, चाहे फेज़ 1 हो या फेज़ 2। दूसरी चीज़ ARD स्टैटिक। ARD स्टैटिक 40 नंबर की वेटेज होल्ड करता है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में भी ARD स्टैटिक है। तो नहीं पढ़ा है ARD कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पढ़ना शुरू कर लो। यू डू नॉट नीड टू कवर मैनी थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, एग्रीकल्चर की बहुत है। स्पेशलिस्ट नहीं चाहते हैं वो एग्रीकल्चर का, BA BCom BTech किया हुआ बच्चा एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत पढ़ ले, उनको इतना बहुत है। तो ARD स्टैटिक बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इट्स द पिलर, सेंट्रल पिलर ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड लास्ट इज, ये एक टिप दे के जा रही हूँ आप लोगों को कि सिलेबस को जब आप नोट डाउन करोगे, सोर्सेज फाइनलाइज करोगे, तो कभी भी विड्थ की तरफ मत भागना कि इस चीज़ के लिए फॉर एग्जाम्पल क्वांट के मैं 50 तरह के सवाल सॉल्व कर लूँ, नहीं। PYQ देखना, कुछ ही लिमिटेड 10 तरीके के सवाल हैं, उन्हीं को बहुत अच्छे से करना,
ARD में पूरे सिलेबस की बजाय अगर आप 80% सिलेबस कर लोगे, 75% विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नॉलेज, तो आपका बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो डेप्थ पे जाना है आपने rather than breadth. These are my mantra for you. This is the part that is really going to help you. इसके अलावा हमारा जो बैच है वो तो लाइव हो ही चुका है, स्कॉलर्स बैच 2025। मैं खुद भी पढ़ाती हूँ आपको इस बैच में, एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। जो मेरा कूपन कोड है वो है Y754, इसको यूज़ कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए और मैं आपसे कोर्स में मिलूंगी। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर डिटेल्ड प्रिपरेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।